स्टूडेंट्स, मैं अविनाश चंद्रा एक बार फिर से आपका ऑनलाइन केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 तक हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब क्लासिफिकेशन वगैरह सब पढ़ने के बाद बात आती है कि हम क्या मान करके चलते हैं कि कोई भी पार्टिकल किस शेप में था, स्फेरिकल शेप में था। स्फेरिकल शेप में था तो उसका एक सेंटर हुआ करता था। अब अगर मान लो कि कोई भी स्ट्रक्चर है, इसके एक फेस को कंसीडर करें, तो अगर हम इसके कॉर्नर पर एक एटम रखेंगे तो एटम कुछ इस तरीके से आएगा, यानी इस स्फीयर का पूरा हिस्सा इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्यूब के फेस के अंदर नहीं आ रहा है। तो आज हम सबसे पहले ये कैलकुलेशन सीखेंगे कि अगर स्फीयर किसी भी यूनिट सेल के किसी पॉइंट पर प्रेजेंट है तो उस स्फीयर का कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एक पूरा स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करें। अब देखो इसको समझने का तरीका क्या है। बोर्ड तो हमारा 2D है लेकिन स्ट्रक्चर हमको 3D बनाना है, तो हम 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। चलो हम यहाँ पे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको पहले बनाया हो। हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा स्क्वायर बनाते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, दूसरा स्क्वायर बना लिया। देखो ये बन गया, ये एक तैयार हो गया। अब हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाए, इसको इससे मिलाए, इसको इससे मिलाए और इसको इससे मिलाए, तो देखो हमारा एक क्यूब देखने में तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी क्यूब के अंदर ढेर सारी यूनिट सेल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस लाइन का मिड पॉइंट लिए तो कुछ यहाँ कहीं आएगा, इस लाइन का इसके अपोजिट ये वाली लाइन होगी, इसका मिड पॉइंट लिए यहाँ कहीं आएगा। हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, मिल गई है। इसी तरीके से इस लाइन का मिड पॉइंट ले यहाँ कहीं आ जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट ले यहाँ कहीं आ जाएगा। ये दोनों देखो हमारा तैयार हो गया। अब इसको यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिला दिया। देखो एक प्लेट की तरह हो गई ना, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ और एक प्लेट यहाँ। इसी तरीके से हम हर साइड कर देते हैं। इस एज के सेंटर को इस एज के सेंटर से मिला दिया तो कुछ हमारा ये तैयार हो गया। इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दिया यहाँ, तो हमारा एक ये तैयार हो गया, तैयार हो गया। इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दे तो एक हमारा ये तैयार हो गया। और फिर अगर हम यहाँ मिला दिए तो एक सेंटर हमारा यहाँ से तैयार हो गया। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद तो देखो एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इस लेवल में 3 है और इस लेवल में कितने, 2। तो अब हम कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दिया। अब यहाँ पर इसका सेंटर और इसका सेंटर मैच करेगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर मैच करेगा। हमने यहाँ से मिला दिया और इसके सेंटर पार्ट को यहाँ से मिला दिया। अब देखो ये हमारा तैयार हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अब अगर इसमें ध्यान दो तो इसमें 8 क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। हम इस वाले हिस्से को अगर कंसीडर करें, इस वाले पार्ट को, तो एक क्यूब हमको ये आगे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ एक एक क्यूब अलग अलग बनाऊंगा। पहले हम पीछे वाला क्यूब बनाते हैं। तो पीछे वाला क्यूब किस शेप का है, देखो इस शेप का है। सारे क्यूब एक ही शेप के दिखेंगे। ये दिखा, ये कौन सा क्यूब, पीछे वाला क्यूब। ठीक इसी तरीके से इसके एक आगे भी क्यूब होगा। चलो इसके आगे भी एक क्यूब बना लेते हैं। बहुत आसान सा प्रोसीजर होता है। खटाक से आप 2 स्क्वायर बनाइए, उसके कॉर्नर्स को ऐड कर दीजिए और देखिए आपका क्यूब तैयार हो गया। तो ये क्यूब हमारा आगे वाला हुआ, यानी ये 1 नंबर बेस, ये 2 नंबर बेस। तो ये हमारा 1 नंबर बेस का क्यूब हो गया, ये हमारे 2 नंबर बेस का क्यूब हो गया। इसी तरीके से हम इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं। तो 3 वाले बेस का क्यूब तैयार कर देते हैं पहले। ये हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉर्नर का एटम का कंट्रीब्यूशन कितना,
फेस के सेंटर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना, ये देखो बेस नंबर 3 का क्यूब बन गया। अगर हम बात करें बेस नंबर 4 के क्यूब की तो वो कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। शेप सबका बिल्कुल एक जैसा होगा। देखो कितनी जल्दी जल्दी ये चीज़ें बन जाती है। बेस नंबर 4 का क्यूब, तो ये नीचे के 4 क्यूब हो गए। अब हम ऊपर के 4 क्यूब बना देते हैं, तो ये हमारा बेस नंबर 5 हो जाएगा, बेस नंबर 6, बेस नंबर 7 और ये रहा बेस नंबर 8। तो चलो हम यहाँ अलग बना लेते हैं और उसके बाद हमको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये हमने बना लिया बेस नंबर 5 का क्यूब, ये हो गया बेस नंबर 5 का क्यूब। आगे वाला पीछे वाला क्यूब बना देते हैं, थोड़ा इस साइड बनाते हैं तो आराम रहेगा, चीज़ें समझने में भी ठीक रहेंगी, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अब यहीं से शुरू होगा। इधर बना दिया हमने कौन सा, बेस नंबर 7 का क्यूब। देखो हमने इसीलिए सारे क्यूब्स को क्या किया, अलग अलग ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जब आपको समझाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाकई उसका कंट्रीब्यूशन कैसे कितना आ रहा है। ये हमारा आखिरी, अब इसके बाद ये डायग्राम का काम हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ख़त्म हो गया। अब देखो हमारे पास है क्या, किसी भी एक क्यूब को अगर हम कंसीडर करें तो मैंने कहा था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या कहा था, एटम्स कहाँ थे, सिर्फ कॉर्नर्स पर थे। नॉन प्रिमिटिव में मैंने क्या कहा था, 3 कंडीशन, कॉर्नर के एडिशन में फेस के सेंटर पे, कॉर्नर के एडिशन में बॉडी के सेंटर पे, कॉर्नर के एडिशन में 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस पे। हमें कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ निकालना है, पहले तो हमें कंट्रीब्यूशन किसका निकालना, कॉर्नर एटम का। किसका निकालना, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन निकालना। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एटम कैसा हुआ, स्फेरिकल हुआ, और हम लोग हमेशा क्या मान करके चले कि हम रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे तो एक पॉइंट के फॉर्म में करेंगे, जो उसका सेंट्रल पार्ट होगा, जो उसका न्यूक्लियस होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हम पूरा बनाते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखने में लगने लगता है, तो क्लियरिटी नहीं आने पाती है। तो क्लैरिटी आने के लिए हमने क्या किया, अगर हम किसी भी कॉर्नर पर माने तो पूरा का पूरा तो अंदर आएगा नहीं, तो आएगा कितना। अब देखो अगर हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्फीयर रखा, उस स्फीयर का कॉर्नर सेंट्रल पार्ट कहाँ है, न्यूक्लियस वाला पार्ट कहाँ है, इस कॉर्नर पे है। तो अब देखो कि यहाँ पर जो गोला रखा जाएगा वो गोला कैसा होगा, वो गोला आएगा आधा नीचे, आधा नीचे आएगा और आधा किधर आएगा, ऊपर। अब कितने यूनिट सेल में वो गोला जाएगा, तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कॉर्नर है, किस क्यूब में कौन सा कॉर्नर इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम क्यूब नंबर 1 में देखें तो हमारा कौन सा है, देखो ये वाला कॉर्नर है, क्यूब नंबर 1 आगे वाला है ना। तो क्यूब नंबर 1 को अगर ध्यान से देखो तो कौन सा कॉर्नर है, ये पीछे वाला कॉर्नर है। और पीछे वाले क्यूब को अगर देखो तो कौन सा कॉर्नर है, ये आगे वाला कॉर्नर है। यानी ये दोनों कॉर्नर्स क्या हो गए, कॉमन हो गए। इसी तरीके से अगर क्यूब नंबर 5 में देखें तो क्यूब नंबर 5 में कौन सा होगा, ये पीछे और नीचे वाला होगा। क्यूब नंबर 6 में कौन होगा, नीचे से आगे वाला। तो ये 4 समझ में आना चाहिए। क्यूब नंबर 1 का टॉप लेवल पर जो पीछे वाला कॉर्नर है वो ये वाला हुआ। क्यूब नंबर 2 जिसका बेस 2 है उसका क्या होगा, पीछे वाला है ना, तो पीछे वाला है तो कौन सा कॉर्नर है, ये वाला, यानी अगर कंपेयर करें तो ये वाला आएगा। इसी तरीके से क्यूब नंबर 5 की अगर बात करें तो ये वाला कॉर्नर है, क्यूब नंबर 6 की बात करें तो ये वाला कॉर्नर है। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए तो देखो ये कॉर्नर हो गया। इसी तरीके से बेस नंबर 3 का अगर देखा जाए तो बेस नंबर 3 का कौन सा कॉर्नर है, ये वाला। देखो बेस नंबर 3 आगे है ना, तो ये क्या हो गया, पीछे वाला लाइन हो गया, पीछे वाला एज हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया, 4। अगर हम ऊपर चलते 7 पर कौन सा होगा, नीचे होगा, और कौन सा होगा, ये आगे वाला होगा। और 8 का कौन सा होगा, सॉरी ये 7 है ना, तो 7 पर देखो
7 ये है तो ये नीचे से पीछे वाला, और 8 का कौन सा हो गया, आगे वाला। यानी ये जो कॉर्नर है ये हर एक क्यूब का पार्ट है, ये कॉर्नर हर क्यूब का पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पर जो एटम रखा जाएगा उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन सारे क्यूब्स में जाएगा, क्योंकि एटम कैसा मान के चले, स्फेरिकल मान के चले ना। तो जब उसका सेंटर यहां होगा तो कुछ कुछ हिस्सा आठों में रहेगा। तो कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है, मैं यहां स्टेटमेंट लिखता हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम, तो कितना आ गया 1/8, क्योंकि वो स्फीयर कितने क्यूब का पार्ट है, 8 क्यूब्स का पार्ट है। तो जब 8 क्यूब्स का पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्फीयर 8 क्यूब्स में थोड़ा थोड़ा जाएगा और बराबर बराबर जाएगा। स्फीयर है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो एक क्यूब में कितना पार्ट उसका एंट्री करेगा 1/8, यानी एक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, 1/8 इसमें जाएगा, 1/8 इसमें जाएगा, 1/8 इसमें जाएगा, 1/8 इसमें जाएगा। इसी तरीके से 1/8 इन चारों में जाएगा, तब जाकर के वो पूरा का पूरा स्फीयर डिवाइड हो जाएगा। तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 फेस एटम। अब देखो हम फेस एटम की बात करते हैं। फेस एटम की अगर हम बात करते हैं तो मान लो कि हमने कंसीडर किया, हम नीचे से एक बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये हमने स्ट्रक्चर एक बनाया, कौन कौन सा, बेस नंबर 1 और बेस नंबर 3 का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। देखो पहले हमने ये किनारे वाला हिस्सा बना लिया, ये बन गया। अब इसके बाद हमने क्या बना दिया, यहाँ से ये बना दिया और यहाँ से ये बना दिया। अब देखो ये हमारा बेस नंबर 1 और बेस नंबर 3 का तैयार हो गया, ये बेस नंबर 1 और बेस नंबर 3। अब अगर फेस, तो एक फेस ये है ना, ये वाला एक फेस है, देखो ध्यान देना, ये एक फेस है। अब अगर हम यहाँ पर कोई स्फीयर रखे तो क्या होगा, ये स्फीयर ना तो ऊपर निकलेगा ना तो नीचे निकलेगा। अब ये स्फीयर का आधा हिस्सा आएगा किसमें, 1 नंबर बेस वाले यूनिट सेल में, और आधा हिस्सा किस में आएगा, 3 नंबर वाले बेस के यूनिट सेल में। तो आधा आधा दोनों में बट गया, तो फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2। ये दोनों स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने क्या किया है, हमने 2 बनाया है। अब ये पीछे तो नहीं जाएगा, अगर हमने यहाँ आगे रखा है तो ये एटम का कोई भी हिस्सा पीछे नहीं जाएगा। तो ये एटम डिस्ट्रीब्यूटेड किस में होगा, बेस नंबर 1 के यूनिट सेल में और बेस नंबर 3 के यूनिट सेल में, यानी आधा गोला इसमें आएगा आधा इसमें आएगा। अब आप ऐसे ही समझो कि हमारी ये दीवार है और ये हमारा एक फेस है। अगर हम इस हिस्से पर, मान लो ये मेरी मुट्ठी है, इस मुट्ठी को हम स्फेरिकल मान लें और इसको हम इसमें रखें और इसका सेंटर जो होगा मुट्ठी का वो इस वॉल पे टच करे, तो आधी मुट्ठी इस कमरे में आएगी, आधी मुट्ठी बगल वाले कमरे में जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। तो कोई भी आप बॉल ले लो, बॉल को यहाँ प्लेस करो जिसका सेंटर इस वॉल के ऊपर हो, तो आधी बॉल इस रूम में होगी आधी बॉल उस रूम में होगी, और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/10। तीसरा आता है क्या चीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम। तो बॉडी सेंटर क्या होती है, मैंने डिस्कस किया था कि हर एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर कहलाता है। अब बॉडी सेंटर की बात की जाए तो अगर किसी एक नॉर्मल क्यूब की अगर हम बात करें, हमने ये बिना बेस वाला बताया, ले लिया, आपको कोई नंबर नहीं है। अब क्या हुआ, एक बॉडी डायगोनल कहाँ तैयार होगा, ये इससे यहाँ आएगा अपोजिट और इससे यहाँ जाएगा। तो अगर हम एक स्फीयर रखेंगे तो पूरा का पूरा स्फीयर कहाँ रहेगा, इस क्यूब के अंदर रहेगा, यानी बॉडी सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 हो गया। अब एक चीज और बचती है, क्या बचती है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक नाम नहीं लिया था। क्या बचा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज एटम। अब देखो एज की बात करें, एज कितने हैं, किसी भी कमरे में कितने एज हो सकते हैं,
बेस पे देखो 1 2 3 4 यानी 4 एजेस ये हो गए। इसी तरीके से 4 एजेस ये हो गए, 8 हो गए, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12 एजेस हो गए। बिल्कुल दिमाग में रखना है, अभी कंट्रीब्यूशन में या न्यूमेरिकल अभी जब हम बताएंगे तब इन सारी चीज़ों का यूज आएगा। तो कॉर्नर्स 8 हो गए थे, फेसेस 6 हो गए, एजेस कितने हो गए 12। अब मान लो कि किसी एज पे कोई एटम रखा है, हम किसी एक एज पे अगर कंसीडर कर लेते हैं, मान लो हमने एटम को यहां रखा, कहां रखा, यहां रखा, 5 और 6 का जो बेस है उस पे रखा। तो अगर 5 और 6 के बेस पर रखेंगे तो इस एटम का कॉर्नर यहां पर भी होगा। अगर हम बेस नंबर 1 के क्यूब को देखें तो ये पीछे वाली लाइन है और कौन सी है, टॉप वाली लाइन है ना। तो देखो ये पीछे वाली लाइन हो गई टॉप वाली, यानी एटम यहां आ गया। बेस नंबर 2 के क्यूब को अगर कंसीडर करें तो टॉप पे आगे वाली लाइन है, यानी यहां हो गया। बेस नंबर 5 को अगर कंसीडर करें तो बॉटम पे और पीछे के साइड हो गया, और बेस नंबर 6 को कंसीडर करें तो यहां हुआ। यानी ये चारों पॉइंट्स क्या है, कॉमन है ना। यही पॉइंट इन अलग अलग क्यूब्स में अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जो भी स्फीयर रखा जाएगा वो इन चारों में जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो एज एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 1/4। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर हमने कॉर्नर पे रखा था तो कॉर्नर पे रखा गया एटम 8 क्यूब्स का पार्ट हो जाएगा, 8 क्यूब्स का पार्ट हो जाएगा, यानी हर क्यूब में 1/8 हिस्सा उस स्फीयर का रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना हो गया, 1/8। फेस पे जब हम रख रहे थे तो फेस पे क्या हो रहा था, आधा एटम एक क्यूब में और आधा एटम दूसरे क्यूब में, यानी फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। तीसरी चीज क्या थी, बॉडी सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन। बॉडी सेंटर जब भी होगा तो कहां होगा, क्यूब के अंदर होगा, बिल्कुल अंदर। तो जब बिल्कुल अंदर है तो कोई भी स्फीयर बनाएंगे तो वो कहां रहेगा, इस कमरे के अंदर ही रहेगा, यानी उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। चौथी चीज क्या थी, एज पर अगर कोई एटम है, तो अगर एज पर एटम है तो मैंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस इसका आएगा, यानी सेंटर पॉइंट जो आएगा वो कितने क्यूब्स में जाएगा, 4 क्यूब्स में जा रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका, 1/4। तो ये 4 बेसिक हमारा क्लियर हो गया। अब इस बेसिस पर हमसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, यानी जो आपको 2 बेसिक टाइप की यूनिट सेल बताई गई, एक सिंपल या प्रिमिटिव और दूसरी क्या थी, नॉन प्रिमिटिव, तो उसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ध्यान रखना है पुरानी चीजों को, क्या ध्यान रखना है कि सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहां थे, एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर थे। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गए 8, और कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 × 1/8 = 1। क्योंकि सिंपल में क्या बताया गया था, एटम्स कहां प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो कितने कॉर्नर होंगे किसी भी क्यूब में, 8 होंगे। चलो एक हम यहाँ पे स्ट्रक्चर छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं ताकि हर बार आपको सुविधा हो ये जानने में कि सर बात किसकी कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर सिंपल रहता तो सिंपल में कहाँ रहते, सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते। कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 हो गए। तो 8 कॉर्नर्स हो गए। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना होता है, 1/8।
तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर चीज पूछी जाती। अब देखो यहीं पर कुछ चीजों को हम याद रखेंगे और फिर बाकी कर लेंगे। जैसे दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या पढ़ा था हमने, फेस सेंटर्ड, तो नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब अगर आपको याद हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या बताया गया था, याद है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कहा गया था कि एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, और कहां होंगे, हर फेस के सेंटर पर। हर एक फेस के सेंटर का मतलब ये फेस इस साइड का, तो इसके सेंटर पे यहां, ऊपर वाले फेस के सेंटर पे यहां कहीं होगा, नीचे वाले फेस के सेंटर पे यहां कहीं होगा, इस वाले फेस के सेंटर पे यहां कहीं पाया जाएगा, आगे वाले फेस को कंसीडर करें तो यहां कहीं होगा, पीछे वाले फेस को कंसीडर करें तो यहां होगा। तो देखो कितने डॉट दिख गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये पार्ट तो पूरा वही रहेगा। चलो यहां से लिख देते हैं। कॉर्नर कितने थे 8, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर एटम कितना हो गया 1/8। फेसेस की बात करें तो नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेस हैं क्यूब के अंदर 6। कंट्रीब्यूशन ऑफ वन फेस एटम, फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। बताया गया था ना कि फेस पर जो एटम होगा आधा स्फीयर इस कमरे में, आधा बगल वाले कमरे में। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल, तो FCC यूनिट सेल में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो अगर आपसे कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल, तो आप बताएंगे, कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने 8, एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, नंबर ऑफ फेसेस कितने 6, वन फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, और आपका आंसर कितना आ जाता है 4 आ जाता है। क्लियर हो गया ये? चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे BCC की। तो अब BCC में अगर हम चलते हैं तो BCC में क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो यहां से सारा फेस का सेंटर हटा दिया गया, अब इसको भी हम कन्वर्ट कर दिए और क्या बना दिए इसको BCC यूनिट सेल। BCC अगर याद हो क्या कहा गया था कि सारे एटम्स कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, और एक एटम कहां होगा, बॉडी सेंटर पर होगा। बॉडी सेंटर यानी यहां कहीं बिल्कुल बीचों बीच में। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कॉर्नर एटम में सेम चीजें लिखाई जाएगी। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, कितने बॉडी सेंटर होते हैं, एक बॉडी सेंटर होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम कितना होता है 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल में कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 2। ये सब चीजें याद रखनी है, आपको याद रखना है कि अगर सिंपल है तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है 1 होता है। FCC है तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आया 4 आया। अगर BCC है तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आया 2 आया। कहने के लिए चीजें बहुत आसान है, लेकिन इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि जैसे ही हम बात करेंगे डेंसिटी कैलकुलेशन की, डेंसिटी कैलकुलेशन में आपको बताना पड़ेगा कि कितने एटम्स एक यूनिट सेल में होंगे, जिसको हम वहां पर Z से रिप्रेजेंट करेंगे। खैर वो बात की बात, पहले इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो अगली चीज क्या आती है, अगला एक और आपको बताया गया था एंड सेंटर्ड, याद आ रहा है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दिए सॉरी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ECC से। ECC का मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि मैंने क्या कहा था क्यूबिक ही सबसे ज्यादा कॉमन है। तो चलो
इसे मैंने क्या कहा था कि 8 कॉर्नर्स पर होंगे और 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेस। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए 8, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम 1/8। कितने फेस आपको लेने हैं? फेस तो 6 हैं, लेकिन आपको कितना है लेना है एंड सेंटर्ड में? नंबर ऑफ फेसेस। अब यहां पर आप सारे के सारे नंबर ऑफ फेसेस काउंट करके नहीं लिखेंगे, आप उन्हीं फेस की बात करेंगे जिसके ऊपर एटम्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? 2 हो गए। इसके बाद बात आती है कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम। तो देखो फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। Therefore, नंबर ऑफ एटम्स इन ECC ये कितना आ जाएगा? 8 × 1/8 + 2 × 1/2, 1 + 1 = 2। तो देखो BCC में भी 2 आया था, रिमेंबर करो, जस्ट पहले बताया BCC में भी कितना आया? 2 आया, और ECC में भी कितना आया? 2 आया। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल लगाने पे। पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, पहले थोड़े आसान आसान क्वेश्चन करा देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ A एंड B। कोई कंपाउंड है, किससे मिलके बना है? A एंड B से। और क्या कहता है? एटम्स ऑफ A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड B एट फेस सेंटर। B एट फेस सेंटर। डिराइव फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला निकालने के लिए कहेगा, अभी तो ये पहला तरीका हम बता रहे हैं कि आपको पोजीशन दे दिया गया और पोजीशन के हिसाब से उसने कहा कि अब आप हमको फॉर्मूला बताइए। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं कि कंपाउंड किससे मिलके बना है? A और B से मिलकर के बना है। A कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। B कहां प्रेजेंट है? फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। हमें क्या बताना? फॉर्मूला बता रहा। तो देखो अगर हम A की बात करें, अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। A कहां प्रेजेंट है? एट कॉर्नर्स। अब हमको पता है कि क्यूब में कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, तो A कहां प्रेजेंट? 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8, यानी A के कितने एटम हो गए? 1 एटम हो गए। B कहां प्रेजेंट है? B आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। B आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। तो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B ये निकालेंगे, तो सारे फेस पे है ना, ये नहीं कहा है 4 फेस पे, 5 फेस पे, 2 फेस पे, 3 फेस पे, अभी उस टाइप का क्वेश्चन भी बताते हैं। तो B के एटम्स कहाँ है? फेसेस के सेंटर पर। कितने फेस हमारे पास? 6 फेस। हर एक फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2। तो B के कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स हो गए। तो A के एटम्स का नंबर निकाले तो कितना आया? 1 आया। कैसे 1 आया? A कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है यानी 8 पोजीशंस पे प्रेजेंट है। हर एक पोजीशन का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। मल्टीप्लाई कर दिए तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसी तरीके से B का कैलकुलेशन किए। B के एटम्स कहाँ है? फेसेस के सेंटर पे है। तो क्या हो जाएगा? 6 × 1/2 यानी कि 3 हो गया। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं? A रेशियो B निकाल लिया जाए। तो A रेशियो B कितना आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा। जब 1:3 आ जाएगा तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा AB3। क्लियर? A का 1 एटम है और B का 3 एटम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB3। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये हमारा सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया था, 2 एलिमेंट्स को कंसीडर किया था। ठीक है, चलो अब हम 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंसीडर करके देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ मैं इसीलिए ताकि आपको लगाने में सुविधा रहे। मान लीजिए कि अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ P, Q एंड R। अब देखो 2 के बजाय हमने क्या किया, 3 एलिमेंट ले आए। कौन कौन से 3 एलिमेंट, P, Q और R। पोजीशन, P एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। P एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, कॉमा Q एटम्स आर एट बॉडी सेंटर। अब देखो अलग अलग जगह पे मैं बात कर रहा हूं। Q एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड R एटम्स आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। देखो 3 जगह आपको बता दी गई और उसके बाद क्या करना है, आखिरी काम। क्वेश्चन तो अब आया ना, डेराइव फॉर्मूला। अभी तक तो इंफॉर्मेशन चल रही थी। ऊपर के 2.5 लाइन्स में क्या दी गई, आपको इंफॉर्मेशन दी गई। क्वेश्चन का पूछा गया लास्ट में, तो किससे किससे मिलके बना, P, Q और R से मिलके बना है। P के एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। Q के एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। R के एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, एच सेंटर पर प्रेजेंट है। आपको क्या निकालना, फॉर्मूला निकालना। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करें, P, Q और R के एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करें और उसके बाद रेशियो निकाल करके खटाक से बता देंगे। तो चलो कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन की बात की जाती है, सोल्यूशन चैप्टर तो बाद में पढ़ना है, फिलहाल इसका सोल्यूशन। P कहाँ प्रेजेंट, एट कॉर्नर्स। तो अगर हम निकालें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P, तो P कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। तुरंत लिखेंगे कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स, 8। हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8। ये कितना आ गया, 1 आया, आ गया ना 1। देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P, या थोड़ा F ठीक से बना दें। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q अगर निकालते हैं तो Q कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर। कितना बॉडी सेंटर, 1। कंट्रीब्यूशन में कितना हो गया, 1। ये कितना आ गया, 1 इंटू 1, 1 हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ R। अब देखो R के एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, एजेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, एज के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो एज के सेंटर पर प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ एजेस अगर याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया कि एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। याद आ रहा है, चलो यहाँ बना दिए खट से। देखो कितना आसान होता है क्यूब बनाना, प्रैक्टिस करो खटाखट बनेगा। तो 4 नीचे के एज, 4 ऊपर के एज, 1 2 3 4 4 4 मिलके हो गए 12। और एज एटम का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/4, यानी कितने हो गए, 3 एटम्स। तो चलो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो किसका किसका निकाला, P/Q/R, ये कितना हो गया, 1:1:3। यानी फार्मूला इसके बाद क्या लिख देंगे, द फार्मूला एज PQR3। क्लियर है ये सबको। P कहाँ थे, कॉर्नर पे थे, 1 एटम। Q कहाँ था, बॉडी सेंटर पर था, 1 एटम। R कहाँ थे, एजेस के सेंटर पे थे, कितने एटम हो गए, 3 एटम। रेशियो निकाला 1:1:3। फार्मूला क्या आ गया, PQR3। तो देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। हम आपको सब टाइप के क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसके बियॉन्ड आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सारी चीजें मैं इसीलिए यहां दे रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन से अब हम लोग, अभी तक तो दोनों बिल्कुल आराम से कर लिए, अभी तक बहुत ज़्यादा दिमाग का घोड़ा नहीं दौड़ा है, लेकिन अब आपको दौड़ाना है।
देखिए कैसे दौड़ाना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ए एंड बी। अब दिमाग में मत लिया ना कि अभी तो सर कह रहे थे अभी तो ट्विस्ट आएगा और फिर से आ गया 2 एलिमेंट, नहीं, ए और बी से मिलके बने हैं। अब एटम्स ऑफ ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ए के एटम्स कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर। और एटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस। ध्यान देना है, कहां प्रेजेंट है? अल्टरनेट फेस। अब क्वेश्चन आया, अभी तक तो इंफॉर्मेशन आई, अब क्वेश्चन आया डिराइव फॉर्मूला। आपको क्या निकालना है? अब फॉर्मूला निकालना है। तो ए के एटम्स कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। बी के एटम्स कहां प्रेजेंट है? अल्टरनेट फेस पर प्रेजेंट है। आपको फॉर्मूला निकालना है। अब देखो यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या कंफ्यूजन पैदा होता है? हमको ये पता कि कमरे में कितने फेस, कमरे में कितने फेस, कमरे में 6 फेस। तो अल्टरनेट फेस की बात किया जाए तो दिमाग में क्या चीज आती है कि अगर 6 है तो अल्टरनेट क्या हो गए? 3 फेस हो गए। लेकिन अल्टरनेट फेस की बात की जाए तो कितने अल्टरनेट फेस हो गए? तब तक सोचो जब तक एक लाइन में लिखता हूं। इसके सोल्यूशन की बात तब तक मैं करता हूं, दिमाग का घोड़ा तब तक दौड़ाइए। ए के एटम्स का कैलकुलेशन सब लोग कर लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा? 8 × 1/8 दैट इज 1। अब बी के नंबर ऑफ एटम्स की बात आई, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, तो कितने अल्टरनेट फेस होंगे? देखो यहां डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा एक क्यूब हुआ, देखो मैंने खटाक से ये क्यूब बना दिया, ये एक क्यूब बन गया। ठीक, हम किसी एक फेस को ले लें और फिर खोजे कि अल्टरनेट फेस कौन सा होगा। सपोज करो कि हम यहाँ इस वाइट बोर्ड से सट के खड़े हैं, तो एक फेस हमारे ये पीछे वाला हो गया। अब अगर हम बात करें अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वॉल की, तो हमारा ये वॉल और हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला वॉल अल्टरनेट होगा? नहीं होगा ना, एडजेसेंट होगा। क्यों एडजेसेंट होगा? क्योंकि एक एज हमारी क्या होगी? कॉमन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड वाले फेस को कंसीडर करें तो हमारे राइट हैंड वाला फेस भी क्या होगा? एडजेसेंट फेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पीछे वाला फेस और राइट हैंड साइड वाला फेस, इन दोनों का एक एज कॉमन होगा। इसी तरीके से अगर हम टॉप फेस की बात करें, छत की बात करें, तो छत और ये दीवार, ये भी क्या होंगी? एडजेसेंट होगी, क्योंकि इनका भी एक एज क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से ये जमीन की अगर बात करें तो जमीन का और इस दीवार का भी एक एज कॉमन हो जाएगा। यानी इस फेस को अगर कंसीडर करें तो ना इसके अगल बगल के फेस एडजेसेंट होंगे, ना ऊपर नीचे के। यानी जब भी हम बात करेंगे तो अल्टरनेट फेस का मतलब एक छोड़ करके, तो अगर इसके बाद एक फेस छोड़ेंगे तो कौन सा मिलेगा? सिर्फ सामने वाला फेस मिलेगा। यहां से समझो, मैं इस दीवार से सट करके खड़ा हूं, इस दीवार से, ये हमारी दीवार है जिससे मैं सट के खड़ा, ठीक है। ये वाली दीवार है जिसको मैंने खूब बंदा कर दिया, ये पीछे वाली दीवार है। अब देखो हम किसको कंसीडर कर सकते हैं? हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, छत को। छत को नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि एक एज कॉमन हो गया। इसी तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एज क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक फेस ये है और एक फेस ये है। इस तरीके से एक फेस ये है ना जमीन, और एक फेस ये है। तो अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें, देखो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, तो हम क्या नहीं कर सकते? इन दोनों को अल्टरनेट नहीं मान सकते क्योंकि इन दोनों का एक एज कॉमन हो गया। तो ले दे करके बचा कितना? ले दे करके सिर्फ ये एक फ्रंट वाला फेस बचा, यही ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, तो अल्टरनेट फेस कहा तो कितना फेस कंसीडर करना? 2। तो 2 × 1/2 दैट इज 1। देयरफॉर, या रेशियो निकालो पहले, A/B कितना आ जाएगा? 1:1।
तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा AB। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में शुरू में सबको लगा होगा कि अभी तो सर कह रहे थे PQR 3 है तो अब 4 एलिमेंट आना चाहिए। नहीं, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया। बात यहाँ पर क्या हो गई, सारे फेसेस की नहीं बल्कि अपोजिट भी नहीं वर्ड यूज किया। अगर अपोजिट करता तब तो आप तुरंत समझ जाते। इसने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर, अल्टरनेट फेस। तो अल्टरनेट फेस कहा मतलब एक छोड़ करके, तो जब एक छोड़ करके कहा तो क्या हो गया, 2 ही फेस मिले ना। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको अगले टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। आज आपको कई टाइप के क्वेश्चन सब कराने वाले हैं ताकि कोई लूप होल बचे नहीं। ये टॉपिक 100% ओवर करके हम लोग आगे बढ़े। तो अब ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से 2 ही ले लेते हैं। चलो फिर से हम क्या ले लेते हैं, 2 एलिमेंट ले लेते हैं। अब उन 2 एलिमेंट पे आप कहोगे सर अब क्या हो सकता है 2 एलिमेंट में। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। क्या क्या है कि अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ A and B। A and B, आपको क्या करना है, एटम्स ऑफ A are present, atoms of A are present at corners and, अब अगली लाइन में ट्विस्ट आता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पहली लाइन कॉमन थी, आपने यहां भी पहली लाइन कॉमन कर लिया। दूसरी लाइन की बात करते हैं कि एटम एंड 2 एटम्स ऑफ B are present at each body diagonal, ध्यान देना, एक एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पर। बी की क्या खासियत कि हर डायगोनल पर बी के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। डिराइव फॉर्मूला, पहली चीज, पहला क्वेश्चन, डिराइव फॉर्मूला एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। ध्यान देना है, क्वेश्चन पूरा देखो, अब 2 पार्ट में क्वेश्चन हो गया। पहली चीज फॉर्मूला निकालिए, दूसरी चीज एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं इसका कैलकुलेशन करना है। तो चलो करते हैं, ध्यान देते हैं। इसके सोल्यूशन की बात की जाती है, तो इसके सोल्यूशन की अगर बात की जाएगी तो देखो ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, तो आसानी के साथ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा 8 × 1/8 दैट इज 1। पूरा का पूरा दिमाग कहां लगाना, सेकेंड पार्ट में लगाना कि बी के 2 एटम्स हर एक डायगोनल पर प्रेजेंट हैं। तो चलो निकालते हैं, यहीं से ध्यान दे देते हैं। पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हो गया। हम इसमें बॉडी डायगोनल अगर ध्यान दें तो कितने बॉडी डायगोनल होंगे, देखो एक बॉडी डायगोनल ये हुआ, दूसरा बॉडी डायगोनल ये हुआ, तीसरा बॉडी डायगोनल ये हुआ और चौथा बॉडी डायगोनल ये हुआ। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या कहा, 2 एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल। तो यहां पर और यहां पर एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम हुए, दूसरे कहां हुए, दूसरा बॉडी डायगोनल पर 2 एटम यहां, तीसरे बॉडी डायगोनल पर 2 एटम यहां और चौथे बॉडी डायगोनल पर 2 एटम्स यहां। यानी बॉडी डायगोनल पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब जो भी एटम यहां पर होगा वो पूरी तरीके से यूनिट सेल के अंदर होगा, यानी उसका 100% पार्ट, बॉडी डायगोनल के हर एक एटम का 100% पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा। तो अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, तो कितने बॉडी डायगोनल, 4,
हर बॉडी डायगोनल पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2 और सबका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 हो गया। देखो यही एकलौता क्वेश्चन है जिसमें हमने 3 चीजों को मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 एटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल, यानी बी के 2 एटम हर बॉडी डायगोनल पर है। तो बॉडी डायगोनल की संख्या 4, हर बॉडी डायगोनल पर नंबर ऑफ एटम्स 2 और सबका कंट्रीब्यूशन कितना 1, यानी ये कितना हो गया 8 हो गया। अब पहला पार्ट कहता है डिराइव फार्मूला। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए चलो कर लेते हैं कि हम किसका रेशियो निकाले A:B, तो ये कितना आ गया 1:8। तो फार्मूला पहला पार्ट फार्मूला कितना हो गया AB 8 और दूसरी चीज क्या है नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स देखो ये तो निकाल लिए, तो बहुत आसान है 1 + 8 = 9। तो ये भी देखो बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या कहा बॉडी सेंटर की बात ही नहीं किया, क्या कह दिया कि 2 एटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल। तो यहां फिगर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हर बॉडी डायगोनल पर 2 एटम है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो भी बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ऊपर का रिमूव नहीं किया है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि बता दिया जाता है कि हमारा यूनिट सेल किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन FCC। सीधे बता दिया इसने, कुछ बोला ही नहीं है कि एटम्स कॉर्नर पर हैं क्या फेस के सेंटर पे या बॉडी सेंटर पर, सीधे उसने कह दिया कि FCC का अरेंजमेंट है। बिल्कुल क्लियर हो गया कि कॉर्नर पर होंगे और कहाँ होंगे फेस के सेंटर पर होंगे। अब कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम गोल्ड। तो गोल्ड का क्रिस्टलाइजेशन का पैटर्न बताइए। क्या बताया कि ये किस पैटर्न में होंगे FCC के पैटर्न में होंगे। हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है। कितने में निकालना है 1 ग्राम गोल्ड में। तो अब हम कैसे बता सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197। इतनी जानकारी आपको दी गई। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको किसी भी मेटल का दे दिया गया, मान लीजिए एल्यूमिनियम का दे दिया है, एल्यूमिनियम का कह दिया गया कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है, ये BCC में क्रिस्टलाइज होता है, तो इसके 5 ग्राम में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको पैटर्न दे दिया गया, मास दे दिया गया और आपसे क्या कहा कैलकुलेशन करने के लिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का कैलकुलेशन करने के लिए कहा। क्लियर हुआ? चलो कैसे करेंगे इसको, इसके सोल्यूशन की बात कर ली जाती है। तो अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो कैसे होगा ये, पहली चीज तो हम ये निकाल लें कि 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स होंगे। एटॉमिक मास 197 दिया गया, तो देखो एटॉमिक मास अगर 197 दिया गया है, इसका मतलब अगर हम 1 मोल लेते हैं, तो अगर हमने लिया 1 मोल गोल्ड, तो 1 मोल गोल्ड का मतलब कितना हुआ 197 ग्राम गोल्ड, यही ना हुआ ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ गोल्ड। यानी अगर 197 ग्राम गोल्ड लेते तो उसमें गोल्ड के कितने एटम्स होते 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए तो नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन 1 ग्राम, तो 197 ग्राम में इतने एटम्स है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 197। तो हमें क्या पता चल गया कि जो हमको 1 ग्राम गोल्ड दिया गया उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये निकल गया। अब अगला क्या निकालेंगे कैलकुलेशन, नंबर ऑफ
गोल्ड एटम्स इन 1 यूनिट सेल। अब देखो सीधे सीधे हमको इंफॉर्मेशन दे दी गई FCC है, तो FCC में 1 यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 4 होते हैं ना। याद होगा मैंने कहा था FCC 8 × 1/8 + 6 × 1/2 1 + 3 = 4। तो कितने एटम्स हो गए? 4 हो गए। यानी 4 एटम्स मिल करके क्या किए? 1 यूनिट सेल का फॉर्मेशन किए। हमारे पास एटम्स कितने हैं? इतने एटम्स हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, कौन से नंबर? टोटल कितने हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो ये कितना था? 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 197 × 4। ये आप डिवाइड कर लेंगे और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जहां पर आपको क्रिस्टल का पैटर्न दे दिया जाता है। क्रिस्टल का पैटर्न दे दिया जाएगा, गिवन मास ऑफ क्रिस्टल दिया जाएगा, वो क्रिस्टल मेटल का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। बेसिक फैक्ट क्या है? पैटर्न दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, एटॉमिक मास दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछेगा। तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है आज का, इसने क्या कवर कर लिया? इसने कवर कर लिया कि कहां कहां पार्टिकल्स होंगे, किसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा और उस बेसिस पर हमारे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें कवर कर ली। अब इसके बाद अगली टॉपिक पे हम लोग क्या कवर करेंगे कि पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा होता है, क्या पैकिंग इफिशियंसी है, क्या पैकिंग फ्रैक्शन है। तब तक आप लोग इस सारे लेक्चर को ध्यान से, सारे लेक्चर को 1st, 2nd, 3rd, 4th सबको बारी बारी से पढ़ डालिए ध्यान से। फिर हम लोग 5th लेक्चर में आगे की बात करेंगे।